2023 में 9 राज्यों में चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में हैं और कल बजट आने वाला है और बजट में क्या कुछ खास होगा इसके लिए हम डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और राजनीतिक विश्लेषण करता हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, कल बजट आने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा, क्या उम्मीदें हैं बजट में सर? देखिए, यह जो बजट का छाया है या इस बजट के रोशनी में हम देखें तो इसका छाया हमारे देश के समस्त राज्य सरकारें जो है प्रांतों की बजट में भी दिखाई देगा। क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से पिछले साल आर्थिक सर्वेक्षण आया था और जिसमें अनुमान लगाया गया था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 8 से 8.5% रहेगी, लेकिन आज संसद के पटल में इसे रखा गया और यह अनुमान लगाया गया कि यह 7% हो सकती है। तो निश्चित रूप से 24 में भी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि आईएमएफ का जो सिद्धांत है कि 60% से ज़्यादा किसी भी सरकार की लोन नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोन में भी क्या होता है, सरकार जो मार्केट से लोन लेती है, पब्लिक सर्विस सेक्टर से जो लोन लेती है और साथ ही साथ विदेशी लोन जो लेती है, उसके रीपेमेंट में सरकार का रेवेन्यू का लगभग 40% खर्चा हो रहा है। जो इंटरेस्ट और उसका ये सब शॉर्ट टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन होने के कारण क्या है कि बड़ी राशि उसके रीपेमेंट में और इंटरेस्ट में जा रही, जिसके कारण से कोई भी सरकार हो उसके पास एक लिमिटेशन आ जाती है और उसमें समस्त क्षेत्रों में वो वितरण करती है। रही बात 9 राज्यों के चुनाव के मसले के ऊपर, तो बड़ी बात भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, अब खाद्य सुरक्षा में भी सरकार के सामने अप्रत्याशित संकट आ गया है। अभी जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के मसले के कारण गेहूं का रेट बढ़ा हुआ है और पिछले साल जलवायु परिवर्तन हुआ, टेम्परेचर बढ़ गई, तो गेहूं का जिस तरह से मार्केट में भाव है, अब फसल तैयार है, फसल तैयार होने के बाद क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार को अपने समर्थन मूल्य में सरकार को रहना है। प्राइवेट सेक्टर अगर ज़्यादा रेट दे करके लेती है तो खाद्य सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए सरकार निश्चित रूप से, चूंकि वो बिल है और तो उसमें वो और सब्सिडी दे सकती है। इसी तरह से मनरेगा में काम करने वाले बच्चों की, युवा लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। तो मूल बात यह है इस बजट के फोकस में, महंगाई जो जिद्दी महंगाई है उसके ऊपर आरबीआई, सरकार दोनों कंसंट्रेट हैं और अन्य राष्ट्रों के महंगाई को देखें, उसके कंपैरिजन में भारत में महंगाई काफ़ी कंट्रोल में रही है। मतलब इस बजट के बाद इस बजट से अनुमान लगाया जा सकता है कि बजट में जो महंगाई है वो कम होगी। बिल्कुल। देखिए, पिछले पिछला जो सत्र था वो अप्रत्याशित था। यह मान करके चला गया था कि 74 से 70 से $75 के आसपास वो पेट्रोल का रेट रहेगा प्रति डॉलर, लेकिन वो क्या है इसी दरमियान 102 108 तक भी पहुंच गया था। तो सरकार को अपने इस वित्तीय घाटे को मेंटेन करने के लिए काफ़ी और पैसा देना पड़ा कंपनियों को, तेल कंपनियों को। लेकिन अभी वो क्या है, ठीक है, लेकिन डॉलर का रेट भी अचानक बढ़ गया था, रुपया का रेट कम हो गया था। तो कुछ ऐसी ग्लोबल इशू हैं जिसके कारण से स्लो डाउन रहा, लेकिन इस साल यही होप करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा और सरकार जो बजट बनाएगी उस बजट में उसके रेवेन्यू ग्रोथ में काफ़ी वृद्धि होगी। सर, जो एजुकेशन सेक्टर में युवा हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सरकार से काफ़ी आशा है, उम्मीद है कि इस समय रोजगार आएगा, तो बजट जो है रोजगार लेके आ रही है इस समय? देखिए, सरकार तो कोशिश करती है, इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दिया जाता था उसमें अब आत्मनिर्भर होने की बात हो रही, सेल्फ डिपेंड होने की बात हो रही और उद्यमी बनाने की भी बात हो रही। उसके लिए सरकार बैंकों से उन युवाओं को कर्ज भी, ऋण भी मुहैया करा रही है। लेकिन मूल बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है उसी को सरकारी नौकरी मान लेना यह उचित नहीं है, क्योंकि 11 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अब सेंसस रिपोर्ट आएगी तो डेफिनेटली भारत की आबादी ज़्यादा रहेगी और भारत को युवाओं का देश कहा जा रहा है, तो सब युवाओं को निश्चित रूप से सरकार उनके कैपेसिटी, उनके योग्यता के अनुसार ऋण मुहैया करा रही है और मार्केट के हिसाब से आप अपना जॉब चुनिए और जॉब चुन करके उद्यमी बनिए। सर, भारत के जो युवा युवा हैं स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ रहे हैं,
तो लगता है कि इस बजट के बाद जो युवा अभी स्टार्टअप शुरू नहीं किए थे, जो जॉब की आस में बैठे हुए थे, उम्मीद लगाए कि जॉब मिलेगी, तो स्टार्टअप उन युवाओं को भी शुरू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बच्चे एज बार हो जाते हैं और लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, ऐसा रहता है और सबको वो पद हासिल नहीं हो पाता जो वो चाहते हैं। इवन आईएएस की जो नौकरी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हम इवन पीओओ की बात कर लें, वहाँ अब लेटर ऑफ एंट्री की बात हो रही है। जो प्रोफेशनल हैं, जिनमें दक्षता है, उनको रखें। ये नहीं कि आईएएस बन गए और वो ही सब सेक्रेटरी और फिर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में वही बैठेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल की अब आवश्यकता है। सर, बजट तो आ रहा है और इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कर्ज है लगातार बढ़ते जा रहा है। इससे लोगों पे और देश पर कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, कर्ज चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, वो सब नागरिकों के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्र में काफ़ी अनुशासन की बात होती है। ये ऐसा गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि आड़े तिरछे चले तो एक दिन गिरेंगे। अभी भारत में विवाद होता है कि ये रेवड़ी रेवड़ी शब्द प्रयोग हो रहा है बार बार। चाहे केंद्र सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रेवड़ी की बात करती है और स्टेट गवर्नमेंट के केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर। तो इसमें अभी आरबीआई का, नीति आयोग का और साथ ही साथ रिजर्व बैंक का, ये तीनों का एक स्टेटमेंट आया है अलग अलग समय पर और वो वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हैं। आप देखिए योगेश जी कि ये एक तरफ कहा जाता है कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो टैक्स कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि मांग बढ़ गई है, इसलिए नहीं, महंगाई बढ़ गई है इसलिए। तो सरकार का ये प्रयास है कि समस्त नागरिकों को आप देखते देखते देखिए आज उर्वरक क्षेत्र में सब्सिडी कितना बढ़ गया, मनरेगा में, या फिर हम कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा के ऊपर। ये ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर सरकार विपुल पैमाने पर खर्च कर रही है और ये इसका बोझ तो पड़ता है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो वित्तीय अनुशासन रखें। आरबीआई एक नाम से बना दिया, इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते, लेकिन सब बड़े बड़े राज्यों का अधिकांश रेवेन्यू उनके इंटरेस्ट पेड में और किस्त को पटाने में जा रहा है। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि अभी धर्मशाला में भारत के समस्त वित्त मंत्रियों वित्त सचिवों की बैठक हुई थी और उसमें यह निष्कर्ष निकला है कि अनेक राज्य सरकारें अपने प्रदेशों के हॉस्पिटल को, तालुका को, कलेक्ट्रेट को, सरकारी भवनों को गिरवी रख के पैसा ले रही। तो फिर ऐसी स्थिति आएगी तो लॉन्ग टर्म के लिए या स्टेट के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ जगह वित्तीय अनुशासन आवश्यक है। सर, तो इस वर्ष का जो बजट है उसको चुनावी बजट मान सकते हैं? चुनावी बजट के लिए तो अभी उनके पास चांस है, एक बजट और आएगा अंतरिम बजट मोदी जी के पास में। लेकिन यहाँ 9 राज्य हैं जिसके कारण से वो 9 राज्यों का भी ख्याल रखते हुए कुछ न कुछ पॉपुलिस्ट बजट तो रखेंगे। तो हमारे साथ अर्थशास्त्री थे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस वर्ष का बजट होगा और बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं।